Hey everyone, welcome to the class guys. This is मैं अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्विक रिवीजन इन जस्ट वन शॉट। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। आपको इस चैप्टर का बढ़िया से एक ओवरव्यू मिल जाएगा। अगर आप इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स फॉर्म के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इसके वन शॉट नोट्स, तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा और आपका अभिषेक साहू सर फिजिक्स ज्वाइन करना है। आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो नाम से सर्च कर लेना और इस पे 75K+ सब्सक्राइबर होंगे। इसी चैनल को आप जो है ज्वाइन करें, ये हमारा और आपका ऑफिशियल चैनल है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की शुरुआत कहां से हुई और ये क्या होता है। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे जो कि अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, मतलब एक वायर था जिसमें करंट फ्लो हो रहा था। उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही उन्होंने वायर में करंट फ्लो कराया तो देखा कि जो उसके साइड में जो मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी उसमें डिफ्लेक्शन होने लगा। हाँ, मतलब मैग्नेटिक नीडल हिली, उनका दिमाग भी हिल गया। बोला मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन तो जब होता है कि जब मैग्नेट आसपास हो, लेकिन मैग्नेट तो वहां पे थी नहीं, वहां पे मैग्नेट नहीं थी ना, तो फिर डिफ्लेक्शन कैसे हुआ। तो उन्होंने एक काम किया, बोला करंट को ऑफ करके देखा। तो जैसे उन्होंने करंट को ऑफ करा वैसे उन्होंने देखा कि इस नीडल में डिफ्लेक्शन भी ऑफ हो गया। इसका मतलब साफ है कि करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना। उनने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करा तो देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में जो डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स हो गया। तो यहां से साफ साफ चीज क्लियर हो गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट के अलावा भी कोई बनाता है। तो कौन बनाता है, तो यहां से समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। तो इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, वो मूविंग चार्जेस है। क्या है, मूविंग चार्जेस है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मूविंग चार्जेस है। तो मूविंग चार्जेस भी बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली जो मूविंग चार्जेस है दैट आर द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। लेकिन ऑस्टेड ने ये नहीं बताया कि भाई अगर करंट कहां फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन कहां होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, या कहें कि जो बेसिक टर्म से ध्यान रख सकते हैं आप, जिसको हम बोलते हैं स्नो रूल। स्नो रूल ये कहता है, स्नो में आप ये देख रहे हो साउथ, नॉर्थ, ओवर और ये वेस्ट। तो स्नो रूल ये कहता है कि यदि आप इसको पढ़ेंगे, यदि किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जैसे मान के चलो ये नीडल का साउथ है और ये नॉर्थ, और करंट साउथ टू नॉर्थ इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है एंड वायर ओवर द नीडल, और जो वायर है वो नीडल के ऊपर है, तो इस नीडल में डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स द, तो आप देख रहे हो यहाँ क्या लिखा है, नॉर्थ ऑफ नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा ये वेस्ट की साइड डिफ्लेक्ट कर जाएगा। सिंपल सी बात मान के चलें कि लेफ्ट की साइड ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्लियर। और अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो उसका जो नीडल जो नॉर्थ पोल होगा ये वार की साइड आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्नो रूल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमें ये पता है कि भाई कोई भी करंट कैरिंग वायर है या कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन को हम बताते हैं राइट हैंड थंब रूल से। बहुत बेसिक सा रूल है। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है, जैसे मान के चलो ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो करंट की डायरेक्शन में आपको अपने राइट हैंड का थंब रखना है और क्या करना है, और अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स का कर्ल होगा, मतलब फिंगर्स मोड़ेंगी, वो वही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की अराउंड ए कंडक्टर। तो आप ये देखो थंब जा रहा है ऊपर तो करंट है ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरह घुमाव में है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस कंडक्टर के इस तरीके से बन रही हैं। क्लियर है, चलिए ये बात समझ में आ जाएगी आपको। तो ये रूल होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। क्लियर। अच्छा, एक और चीज, मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की साइड है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इसको डॉट से दिखाते हैं, और अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो हम इसको क्रॉस से दिखाते हैं। तो जैसे मान के चलो कि यहां पर मुझे बताना है कि ये मेरे पास एक चलो कंडक्टर है, इसमें करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं देखूंगा कि राइट हैंड थंब रूल से चेक करूंगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की साइड जाएंगी और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की साइड निकलेंगी। तो मैं इसको कैसे दिखाया मैंने, ये इनवर्ड दिखाया जा रहा है और ये आउटवर्ड दिखाया जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में पढ़ना है बायो-सैवर्ट लॉ क्या होता है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बायो-सैवर्ट लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमें करंट कैरिंग एलिमेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये हम बायो-सैवर्ट लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान के चलो, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पर ना अगर हम पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड एक बार में कैलकुलेट करना चाहे तो नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस की कुछ और है, यहाँ से डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ से डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ से डिस्टेंस कुछ और है। इसलिए हम क्या करते हैं, छोटी सी एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। लेट्स से वो छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर
कंसीडर करा डीएल। क्या डीएल, डीएल में करंट फ्लो रहा है आई, तो इस डीएल को मिल गई डायरेक्शन, तो हमने इसका नाम रख दिया आइडियल वेक्टर। इस डीएल से थीटा एंगल पे हमने कहा कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी की जो लोकेशन है यहां से दैट इज आर वेक्टर। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और मैंने कहा कि हर पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए हम एक छोटे से एलिमेंट डीएल के कारण निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डीबी। तो आप यहां पर देखें जो मैग्नेटिक फील्ड है बायो-सेवर्ट लॉ से दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे जो म्यू नॉट है ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। यहां पर एक और चीज समझिए, अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा जो थीटा जो है ये एंगल है आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का, ये बात आप ध्यान रखें। तो यहां पर ना हमें इसका बायो-सेवर्ट लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है ये कई बार लिखने को पूछा जाता है। तो देखो एक्चुअल में dv इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहां पे हमने समझा कि थीटा एंगल है आइडियल और साइन थीटा के आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर बीच में, लेकिन यहां पे आर मिसिंग है, तो हमने क्या किया आर लगा दिया ऊपर भी और आर लगा दिया नीचे, मतलब आर का इंटू दोनों साइड। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब है कि या तो क्रॉस लगाना पड़ेगा या डॉट लगाना पड़ेगा। तो साइन थीटा हटाते हैं तो क्रॉस लगता है और कॉस थीटा हटाते हैं तो डॉट लगता है। तो यहां पर देखो जब हम यहां से साइन थीटा हटाएंगे तो क्रॉस लगेगा, लेकिन वो क्रॉस किस किस के बीच में लगेगा, वो क्रॉस लगेगा आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में। अगर आर नहीं होता तो किसके बीच में लगाते, इसलिए आर का हमने इंटू करा, तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। ये और ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बायो-सेवर्ट लॉ की एक तरह से एप्लीकेशन हो गई। मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे ये कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहां पर आपको बता दें कि जैसे कि शायद मैंने इस पॉइंट, ठीक है, हमने इनवर्ड आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर लिया। तो अगर ये मेरे पास कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है इस तरीके से, ठीक है, अब इसमें करंट अगर इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है तो इसके कारण राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अंदर की साइड। फिर ये करंट यहाँ पे आएगा, फिर भी देखेंगे थंब को नीचे रखेंगे तो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की साइड ही आएगी। ठीक, अच्छा, अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर करते हैं, यहाँ पे ये एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से इसको बोला हमने आइडियल वेक्टर और इसको हमने नाम दे दिया आर वेक्टर। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, कितना बन रहा है 90। ऐसे ही यहाँ पे अगर हमने आइडियल वेक्टर मान लिया और ये इसको हमने नाम दिया आर वेक्टर, तो ये एंगल कितना बन गया, ये एंगल ही बन गया 90 डिग्री। तो आपको समझना है कि यहां पर जो है ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इसको हम नाम दे दिया डीबी, ये हो गया आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे साइन 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये हमने पुट कर दिया। टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्या टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया दोनों साइड, तो अगर हमने इसका इंटीग्रेशन करा तो बाकी सारी चीजें तो बाहर आ गई। बस हम चाहते हैं कि ये जो सभी डीएल हैं, एक ये वाला डीएल, एक ये वाला डीएल, यहाँ भी डीएल होगा, यहाँ भी डीएल होगा, तो सारे के सारे डीएल क्या हो जाए, एडअप हो जाए। तो सारे के सारे डीएल ऐड हो जाएंगे तो पूरी रिंग ही तो बन जाएगी, और रिंग की सर्कमफेरेंस कितनी होगी 2 पाई आर। तो यहाँ से कैलकुलेशन वगैरह करने के बाद जो निकल के आती है ना मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कॉइल। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r हो जाएगा। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स अगर हैं तो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये बड़े बड़े से डेरिवेशन आपको यहाँ पर इनके फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने होते हैं। ठीक है, ये जरूरी है, इन पे से डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो अगर आपके पास एक बड़ा सा करंट कैरिंग कंडक्टर है, आप सुनो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ये यहाँ पे लॉन्ग लिखा है, लॉन्ग की जगह और क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब क्या होता है कि जिसके दोनों एंड्स बहुत दूर दूर। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये आपके पास एक बड़ा सा करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। लेट्स से इसकी किसी भी डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट P माना, इस पॉइंट P पर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड मान के चलो अंदर की साइड है, ये इस साइड होगी तो बाहर की साइड हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पर 2 पॉइंट कंसिडर करें। लेट्स से ये इसके ऊपर वाले पॉइंट से एंगल बन रहा है यहाँ पे φ2 और नीचे वाले पॉइंट से एंगल बन रहा है φ1। क्लियर है, बस आप ये बात याद रखो। ठीक, सुनो, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको इस तरह का लॉन्ग कंडक्टर कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस है a। ठीक, a, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2।
अगर कंडक्टर की लेंथ बहुत बड़ी है, मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, तो φ1 की वैल्यू, अगर कंडक्टर की लेंथ बहुत बड़ी है तो φ1 के लिए जो एंगल होगा और φ2 के लिए जो एंगल होगा ये 90 डिग्री हो जाए। कितने डिग्री? 90 डिग्री। और 90 डिग्री होने से यहां पर देखो, हमेशा याद रखिए, कभी भी इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर होगा तो φ1 φ2 की वैल्यू 90 डिग्री आपको रखनी पड़ेगी। जब आप 90 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल sin 90 प्लस sin 90 इस तरह से निकालोगे ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज μ0I/2πa। सुनो, तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर दिया हो, लॉन्ग कंडक्टर, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर उसने एंगल देके रखें तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। आप इसको ध्यान रखेंगे। तो स्ट्रेट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला, और इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें समझना है कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, देखो अभी हमने कैलकुलेट करा था ये वाली स्लाइड पे कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही है। इसी तरीके से ये हमारे पास एक कॉइल है, एक रिंग है, ये इसकी एक्सिस है, करंट इसमें लेट से फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन, मतलब जो है इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने कहा कि भाई ये एंगल ये जो है ना, ये है लेट से एक्स, ठीक है, और ये इसकी रेडियस हो गई इसकी ए, ठीक, और ये पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस हो गई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, ये डिस्टेंस पे 90 डिग्री बनाई, कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो ये दिस इज dB वेक्टर। और अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ भी ये जो इस पर 90 डिग्री बनेगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे ना, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। वो सॉल्व करने का अलग प्रोसीजर है। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, उसका फॉर्मूला कितना होने वाला है। तो आप इस चीज को समझ लें एक बार। ये डिस्टेंस है r, आप ध्यान रखेंगे b इज इक्वल टू μ0I इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है? रेडियस का स्क्वायर, अपॉन 2a स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड आप याद रखें। अगर ये जो रेडियस है, अगर ये रेडियस बहुत बड़ी हो जाती है, रेडियस इज मच ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑन एक्सिस, डिस्टेंस ऑन एक्सिस, अगर एक्सिस पर जो डिस्टेंस x है, अगर ये रेडियस से बहुत बड़ी है तो हम x को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और यहां से x को नेग्लेक्ट करेंगे तो a स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा, यहां से ये ऐसे हो जाएगा, और सॉल्व करने के बाद आएगा μ0I/2a। अगर हम a और r, अगर a रेडियस है तो आपका जो है इस तरीके से जो हमने निकाला था वही निकल के आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए। ठीक है जरा, तो अभी हमें पढ़ना है एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में गॉस थ्योरम पढ़ी थी, तो गॉस लॉ में हमने पढ़ा था E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। देखो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड सरफेस। देखो क्या होता है कि जैसे गॉस थ्योरम में जो रिस्पेक्ट इसकी है ना, ठीक, वैसा ही एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। जैसे आप गॉस थ्योरम की हेल्प से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ना, वैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से। देखो जैसे आप ये जानते हैं कि जैसे एक ये चार्ज है, अब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो अगर इसकी कैलकुलेशन करनी है तो इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस आपको बनानी होती थी। अब गॉसियन सरफेस ये आपकी 3D होती है, 3 डायमेंशन, ताकि चार्ज चारों ओर से कवर हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, ये 3 डायमेंशनल होती है, जैसे एक पॉइंट चार्ज है तो आगे भी बन रही है, पीछे भी बन रही है, ऊपर नीचे, मतलब चारों ओर ये पूरा चार्ज 3 डायमेंशनल होती है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, एक 2 डायमेंशन में बनेगी ना, 2D प्लेन में। तो इसको कवर करने के लिए आपको एक क्लोज सरफेस की जरूरत नहीं होती है, एक सिंपल सा एक लूप आप बना लेंगे तो उस लूप से भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कवर हो जाएगी, और उस लूप को हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप। जैसे ये गॉसियन सरफेस है, उस लूप को हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप, ठीक। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये हमसे कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आप ये इसको पढ़ो, लाइन ये है dl वेक्टर, मतलब लाइन, ये इंटीग्रेशन लाइन, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको क्या पढ़ेंगे? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0 टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप।
देखो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कह रहा है, इसका यूज क्या है, हम इससे मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेट मतलब हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, ठीक है। और ये कहता क्या है कि जो हमने एम्पिरियन लूप कंसीडर करा है उस एम्पिरियन लूप से जो भी करंट पास होता है, नेट करंट पास होता है, उसका म्यू नॉट टाइम्स जो है उससे हम मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। दैट म्यू नॉट, तो हम इसको पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। क्लियर है? तो देखो यहां पर मान के चलो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है इस डायरेक्शन में, और यहां पर ये येलो लाइन से है हमारा एम्पिरियन लूप है। तो अगर हम इस पे डीएल वेक्टर कंसीडर करेंगे तो देखो डीएल हो गया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, डीएल वेक्टर डायरेक्शन हो गई ये इस तरह से, ठीक है, आइडियल वेक्टर, ठीक ना। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी, टेंजेंशियल, ठीक। तो यहाँ पर जो थीटा होगा दैट इज 0। तो अगर हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाता है, ये बन जाता है बी डी एल कॉस थीटा और म्यू नॉट आई। अब देखना ध्यान से, मान के चलो इसके अंदर आई करंट एनक्लोज हो रहा है, तो बी डीएल की जगह पे हम क्या रखेंगे अभी के लिए डीएल, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है cos 0, तो cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। चलिए तो बी डी एल की जगह डीएल cos 0 की वैल्यू 1 म्यू नॉट आई। ध्यान से देखना बी, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर समझें कि ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू रेडियस 2 पाई आर के बराबर, और ये म्यू नॉट आई। चलिए इसके बाद b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर और ये आई। अगर ये एक लॉन्ग कंडक्टर है तो लॉन्ग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतनी हमने निकाल दी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ये हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये देखा भी था कि हमने इसकी हेल्प से, ये देखो ये 2 पाई इंटू यहाँ पे जो डिस्टेंस को a माना है और वहां पे डिस्टेंस को हमने r माना है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेट से ये डिस्टेंस r है अगर, तो क्लियर है। चलिए तो अभी हम आगे बढ़ जाएंगे, और एम्पियर सर्किट लॉ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला एक न्यूमेरिकल होता है, ये काफी फेमस न्यूमेरिकल है, बहुत पूछा जाता है, आप इस पे स्टार लगा के रखें। ये इसमें पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, वैसे तो कंडक्टर हम एक सिंपल लाइन से दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग तरीके से दिखाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। देखो तो यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी रेडियस a है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इससे a/2 बाहर और a/2 अंदर। तो देखो जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है ना, हमेशा वहां पर एक एम्पिरियन लूप कंसीडर करते हैं। तो जैसे अगर आपको इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप यहाँ पर एक एम्पिरियन लूप कंसीडर करें, ठीक है। तो बस देखो, और अगर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप एक एम्पिरियन लूप यहाँ कंसीडर करें। तो देखो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि पूरे वायर से करंट फ्लो हो रहा है आई, तो आप ये समझते हैं कि आपको इस वायर के a/2 डिस्टेंस बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और a/2 डिस्टेंस अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो देखो इसके लिए बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात क्या है कि जब आप बाहर रेडियस की बात करते हैं तो ये रेडियस क्या है, यहां से लेकर यहां तक रेडियस है a, और यहां तक की रेडियस क्या है a/2 हो जाएगी। तो ये ओवरऑल जो रेडियस हो गई वो कितनी हो गई 3a/2। तो सिंपल आप यहाँ पर ये ऐसी जो है सॉल्व करेंगे इसको, बस यहाँ पे रेडियस 2 पाई इंटू आर होता है, तो रेडियस की जगह आपने 3a/2 पुट कर दिया, तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई a। क्लियर नाउ? अब अगर आपको अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे इस जगह पे, तो समझिए जरा, तो इस जगह पे देखो इस पूरे वायर में करंट, इस पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करंट फ्लो हो रहा है आई। तो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई इतनी सी जगह में भी करंट आई फ्लो हो रहा है, भाई ऑब्वियस सी बात है कम फ्लो हो रहा है ना। देखो पाई आई a स्क्वायर में, मतलब पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई, तो 1 यूनिट में करंट फ्लो हो जाएगा इतना। तो अगर हम बात करें तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर हम करते हैं, तो पाई 1 यूनिट में इतना करंट फ्लो हो रहा है। देखो आप समझिए बात को कि इस पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो कि है पाई a स्क्वायर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना आई हो रहा है, तो 1 यूनिट में कितना करंट फ्लो होगा आई अपॉन पाई a स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद समझिए, इसके बाद तो 1 यूनिट में इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर हम बात करें पाई a स्क्वायर बाय 4 में कितना करंट फ्लो होगा, तो हमने इसका इंटू कर दिया, और यहां से पाई a स्क्वायर बाय 4 की, देखो पाई a स्क्वायर बाय 4 का इंटू यहाँ पे किया, पाई स्क्वायर बाय 4 का इंटू हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ से हमें करंट मिल गया I बाय 4। तो पाई a स्क्वायर में कितना करंट फ्लो होगा I बाय 4। क्लियर है? तो ये I एनक्लोज इस बार हम लेंगे दैट विल बी I बाय
4, बस इस बात को आप ध्यान रखें। और यहाँ पर जो I की वैल्यू उसकी जगह क्या पुट करें, I/4, और यहाँ पे जो रेडियस है उसकी जगह पुट करें A/2, और इसको कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इनसाइड जो होगी मैग्नेटिक फील्ड वो इतनी है, तो आउटसाइड इनसाइड का रेशियो निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे करंट कितना है, तो भाई यहाँ पे तो करंट, चाहे अगर ये अपने पास एक लूप है, ठीक, तो भले ही आप इतना जो है कंसीडर करो, जो है ये कंडक्टर है अपने पास, तो कंडक्टर के बाहर चाहे आप कितना भी कंसीडर करो, करंट तो आ ही रहने वाला है ना इसके अंदर एनक्लोज। लेकिन ये वाले केस में जो करंट है वो कम था, इसलिए हमने इसको कैलकुलेट करा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट में पढ़ना है सोलेनॉइड। तो देखो आप समझते हैं सोलेनॉइड क्या होता है, सिंपल सी बात है। सोलेनॉइड एक स्प्रिंग, आपने देखिए भाई स्प्रिंग की तरह से हम बोल सकते हैं कि भाई एक ऐसा जो है अरेंजमेंट है जिसमें कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत चिपके चिपके होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर करंट फ्लो होता है तो ये बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और इसकी मैग्नेटिक भी देखो, एक कॉइल है तो एक रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है, ठीक। अगर इसके पास में एक और रिंग, एक रिंग के पास में एक और रिंग आ गई, ठीक, एक और रिंग आ गई, एक और रिंग आ गई, और इस तरह बहुत सारे रिंग हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वो यहां से जाएगी और यहां से ऐसे निकलेगी, ठीक, यहां से जाएगी और यहां से निकलेगी। तो ऐसा ही जो है इस सोलेनॉइड में हो रहा है। तो देखेंगे आप, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई और यहां से निकल रही है। हमेशा याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं ये नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल की ओर एंटर करती हैं, फिर साउथ से एंटर करेंगी और नॉर्थ में जाएंगी। यहाँ पे हमें कैसे पता पड़ेगा नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है? तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना उस डायरेक्शन में आप इसको ग्रिप करें। जिस जैसे करंट नीचे की साइड फ्लो हो रहा है तो आप अपने हाथ की जो उंगलियां हैं वो नीचे की साइड रखें, तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब जाएगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, आपका नॉर्थ पोल होगा, बाकी दूसरी जगह होगा साउथ पोल। तो सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, याद रखिए वैसे तो आप ये देख रहे हैं कि बाहर इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बन रही है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है अंदर एक कंपैरिजन में, है ना, क्योंकि बाहर इसके पास एक बड़ा एरिया होता है फैलने के लिए, पूरी स्पेस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में रिपल्जन भी होता है ना। तो हम ये देखते हैं कि भाई जो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट जीरो मानी जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर होती है ये होती है म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे आपको समझना है कि जो एन है, स्मॉल एन है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब टर्न डेंसिटी। अगर हम कैपिटल एन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एन इंटू एल के बराबर। समझ में आ गई बात? तो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड। क्लियर? आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो एक होता है टॉरॉइड। जैसे अगर हम इसी सोलेनॉइड को अगर हम जो है ये ऐसे ओपन है, अगर हम इसी सोलेनॉइड को चारों साइड से मिला दें, मतलब इसको दोनों एंड क्लोज कर देंगे तो बन जाएगा एक टॉरॉइड। तो टॉरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आप देखेंगे कि ये वाले पोर्शन में, इसको हम इंटीरियर, ये इनसाइड वाले पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बनेगी म्यू नॉट एन आई, क्योंकि है तो भाई सोलेनॉइड ही। जबकि चाहे हम बाहर की साइड वाले, मतलब चाहे हम इस साइड बात करें चाहे इस साइड बात करें, सब साइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी जीरो। मतलब सोलेनॉइड टॉरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सेम होती है, ठीक है, टॉरॉइड। चलिए देखिए अभी हमें पढ़ना है कि यदि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलो ये मैग्नेटिक फील्ड है और अगर ये चार्ज रेस्ट में है, तो याद रखिए अगर चार्ज रेस्ट में है तो उस पर जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है ये हमेशा जीरो होगा। अगर चार्ज मोशन में है सिर्फ तभी उस पर फोर्स लगने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है, चार्ज की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड की खुद की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, और कितना एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में उस पर भी डिपेंड करती है। क्लियर है? तो इस तरह से अगर हम इन सभी फैक्टर को कंबाइन करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है टू द क्यू वी बी साइन थीटा। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा। ऐसा ही सिस्टम में हम इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 मानते हैं, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स आता है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स जो आता है दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर है? यहाँ पर आपको समझना है कि अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो साइन थीटा को मैं हटा दूंगा तो क्रॉस यहाँ पे लग जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, मतलब पैरेलल डायरेक्शन में अगर चार्ज मोशन कर रहा है, पैरेलल या एंटी पैरेलल,
तो ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फोर्स है ये हो जाता है 0, क्योंकि पैरेलल में एंगल बनता है थीटा इज इक्वल टू 0 और एंटी पैरेलल में एंगल बनता है थीटा इज इक्वल टू 180, साइन 180 और 0 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू होती है 0, तो फोर्स आ जाता है 0। तो चार्ज भले ही रेस्ट में हो या मोशन में हो, पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों ही केस में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 आती है। चलिए तो अभी हम बात करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए, जैसे कि अगर पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है उसकी डायरेक्शन अगर हमें बतानी है, या फिर हमें बताना है कि फोर्स जो होगा ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कितना लगेगा, तो फिर हमें जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का हम इस्तेमाल करते हैं। देखो तो अभी आपको समझना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमें अपने लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर मतलब पहली फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब का यूज लेना होता है। 4 फिंगर बताती है मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर बताती है करंट की डायरेक्शन, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो, अदरवाइज वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज बताएगी। ठीक, तो अगर हम मिडिल फिंगर और 4 फिंगर को सेट कर लेते हैं, थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में लगता है फोर्स ऑन चार्ज या फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मान के चलो मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब मान के चलो कि कोई चार्ज जो है, ये चार्ज की वेलोसिटी अंदर की साइड है, तो आप ये देखेंगे कि अगर आप इस हिसाब से ये इस डायरेक्शन मिडिल फिंगर कर लो, मिडिल फिंगर, तो अगर आप इस हिसाब से चेक करें कोई चार्ज अंदर जा रहा है तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स पे लगेगा डाउनवर्ड, फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। तो अगर कोई चार्ज अंदर की साइड जा रहा है तो नीचे की साइड घूमते हुए वह सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, तो अब इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो रूल है ये सिर्फ कभी तभी वैलिड है जब मैग्नेटिक फील्ड और थंब जो होगा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाले केस के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वैलिड होता है। चलिए, अच्छा यहाँ पर आपको समझना है कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है तो वो चार्ज ना हमेशा सर्कुलर मोशन करेगा। कैसे मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका मतलब है कि उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो वो कौन लगा रहा है, बोला मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है। तो पहली चीज हमेशा याद रखिए, मैंने क्या कहा, परपेंडिकुलर फील्ड में अगर एंटर करेगा तो फिर सर्कुलर मोशन करेगा, और सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो, QVB, परपेंडिकुलर फील्ड है तो sin 90 हो जाएगा, तो QVB बचा, अदरवाइज QV sin थीटा होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, यहां से v से ये v² कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा mv/qb। तो अगर हम इसकी रेडियस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो पाथ जो चार्ज कवर कर रहा है ड्यूरिंग इट सर्कुलर मोशन, इसकी रेडियस अगर हमें निकालनी है तो ये रेडियस होती है mv/qb, याद रखेंगे। अगर हम बात करें कि भाई ये टाइम पीरियड कितना है, इसको एक चक्कर लगाने में टाइम लग रहा है, तो टाइम पीरियड की हम बात करें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस होती है एक साइकिल में 2πr और स्पीड को हमने बोला है v, तो r की जगह हम mv/qb पुट करेंगे तो यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा। तो आप टाइम पीरियड की बात करें तो ये हो जाएगा 2πm/qb। क्या हो जाएगा, 2πm/qb। क्लियर है इतनी बात, 2πm/qb। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया टाइम पीरियड का, ध्यान रखेंगे आप इसको, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए अब ऐसा भी तो हो सकता है कि चार्ज जरूर छोड़ना है कि परपेंडिकुलर फील्ड में एंटर करे। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि चार्ज जो है ये किसी भी एंगल पे एंटर कर जाए, तो ऐसे केस में जो मोशन होगा ये हेलिकल मोशन होगा। फॉर एग्जांपल ये अपने पास इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अगर कोई चार्ज इसमें परपेंडिकुलर फील्ड में एंटर करता है इस तरीके से, तो क्या होता है, ये चार्ज हमेशा ऐसे चक्कर लगाता रहेगा, ऐसे चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, ठीक, ये अगर वेलोसिटी ऐसे है। लेकिन अगर वेलोसिटी इस तरीके, ये एंटर करा चार्ज ऐसे, तो ये चार्ज क्या करेगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब ये हेलिकल मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा, हेलिकल मोशन। सर हेलिकल मोशन क्यों, क्योंकि देखो ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे पैरेलल। समझिए बात को, तो आप यहाँ पे समझो एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है ना, तो लेट्स से अगर ये एंगल थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है तो हमने इसको नाम दिया v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया v sin थीटा। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये इसको गोल गोल घुमाएगा, और जो v cos थीटा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये
इस चार्ज को आगे लेके जाएगा, इसलिए इसका मोशन कैसा हो रहा है, हेलिकल मोशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आसानी से कर लेंगे। देखो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, रेडियस का मतलब सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, v sin थीटा की v cos थीटा। देखो जरा सर्कुलर मोशन तो परपेंडिकुलर फील्ड कारण हो रहा है, वेलोसिटी कारण, तो ये v sin थीटा रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ से अपन निकाला टाइम रेडियस। टाइम पीरियड किसी पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि अपन कैलकुलेट करेंगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा। पिच, अब पिच क्या होता है, आप ये समझे कि ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 हेलिक्स, इसको आपने नाम दिया पिच। तो पिच एक्चुअल में क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा टाइम का फॉर्मूला ये हो गया। तो पिच जो है हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, 2 पाई m v cos थीटा अपॉन qb। क्लियर नाउ, अब ये हमें समझना है कि यदि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे कि ये कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पर जो है मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये निकल के आता है F इज इक्वल टू ILB sin थीटा, ILB sin थीटा। अगर जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो ये हो जाता है ILB sin 90, जो फोर्स निकल के आता है दैट इज ILB। याद रखेंगे कोई भी जो अगर कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखा हुआ है तो जो फोर्स जो होता है इस पे दैट इज ILB sin थीटा। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। अच्छा नेक्स्ट हमें यहाँ पे समझना है, तो जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और एक और मेरे पास कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I, जैसे मान के चलो इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। इन दोनों के बीच की सेपरेशन है यहाँ पर डिस्टेंस d। ठीक, तो आप यहाँ पर निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर आप फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये आता है 2 मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन d। ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें, इसकी जो यूनिट होती है दैट इज न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर अगर आप फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे तो ये जो डायरेक्शन होगी ये दोनों, ये आपकी अट्रैक्शन फोर्स। हमेशा याद रखें कि अगर करंट जो है सेम डायरेक्शन में होता है, करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो फोर्स कैसा होता है, फोर्स होता है अट्रैक्टिव। ये आप कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। और अगर फोर्स अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट है तो यहाँ पर जो फोर्स होगा ये फोर्स होगा रिपल्सिव। कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। क्लियर है, ध्यान रखेंगे आप इसको। ये होता है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट हम आ जाएंगे और यहाँ पे समझेंगे, अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो इस कॉइल पे लगता है टॉर्क, और ये टॉर्क होता है दैट इज NIAB sin थीटा के बराबर। याद रखिए NIA जो होता है दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट, तो हम इसको लिखते हैं MB sin थीटा। मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि भाई ये जो टॉर्क है ना, इस टॉर्क की वैल्यू को आप याद रखेंगे। देखो सिंपल सी बात है कि इसमें ना इस साइड पे फोर्स लग रहा होगा, लेट से नीचे इस साइड पे फोर्स लग रहा होगा ऊपर, तो इसके कारण तो ये घूमेगी नहीं। मैंने एक रैंडम डायरेक्शन ले ली, नीचे ऊपर या ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो ये जो QR और PS साइड के कारण ये नहीं घूमेगी। लेकिन इस पे फोर्स लगेगा अंदर, इस पे फोर्स लगेगा इस तरह से बाहर, तो हमने देखा कि भाई ये जो है ना इसके कारण ये इस पे टॉर्क लगेगा और ये घूमेगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमने निकाला कितना, ILB, और इन दोनों बीच की जो फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी ये आ गई B sin थीटा। तो यहाँ से बन गया L इंटू B से बन गया एरिया, तो यहाँ पे ये L इंटू B से बन गया एरिया, तो IAB sin थीटा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो NIAB sin थीटा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला बन गया दैट इज टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा। ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसका यूज होता है गैल्वेनोमीटर में। अब आप समझते हैं गैल्वेनोमीटर क्या है। सर गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट के अंदर करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है या बहुत छोटा सा करंट मेजर भी करता है। तो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के अंदर सबसे पहले ये होती है सॉफ्ट आयरन की एक कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है ना। तो ये हमें समझना है। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर होती है एक एल्यूमिनियम की फ्रेम। एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम की फ्रेम के ऊपर ये कॉइल वगैरह इसमें बंधी होती है। एल्यूमिनियम फ्रेम क्या होता है, एल्यूमिनियम एक मेटल है तो इसके अंदर बन जाते हैं एडी करंट। एडी करंट बन जाते हैं तो जल्दी से जो कॉइल बार बार ऑसिलेट कर रही होती है ना, तो उसका जो ऑसिलेशन होता है ये रुक जाता है, मतलब वापस से ये जो कांटा जो होता है जल्दी से नीडल कम टू रेस्ट, नीडल कम टू रेस्ट।
ठीक है, जैसे कोई भी चीज अपन मेजर करते हैं, अब ये कांटा बार बार हिलते ही रहेगा, तो इसको जल्दी से रोकना है, तो इसलिए एल्यूमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल करा गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इसके अंदर एडी करंट बनेंगे, एडी करंट से डैम्पिंग होगी, डैम्पिंग से जो कांटा होगा जल्दी से रुक जाएगा। ठीक है, अभी क्या क्या बताया आपको कि सबसे पहले इसके अंदर क्या है, इसके अंदर होगी एक सॉफ्ट आयरन कोर, उसके ऊपर होगा एल्यूमिनियम की फ्रेम, उसके ऊपर जो है इस तरह से कॉइल बंदी होगी। कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो उस पर टॉर्क लगेगा तो घूमेगी तो ये कांटा भी घूमेगा। अब एक्चुअल में इस पे लग रहा है, इस कॉइल पे लग रहा है टॉर्क, कॉइल पे लग रहा है टॉर्क। ठीक है, और ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं, ये स्प्रिंग बनी होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की कॉइल है, इस पे लग रहा है टॉर्क। ठीक, तो ये जो है घूमेगा। अब ये जो स्प्रिंग जो हमने यूज करी है, स्प्रिंग लगाती है इस पे एंटी टॉर्क, तो जब ये टॉर्क और एंटी टॉर्क बराबर हो जाती है तो ये जो कांटा है, ये जो नीडल है, ये अपनी जगह पे रुक जाएगी और जो रीडिंग है वो हम आराम से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप गैल्वेनोमीटर की जो है वर्किंग वगैरह लिख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB और एंटी टॉर्क होता है K फाई। K यहाँ पे टॉर्सनल कांस्टेंट है, तो अगर आप यहाँ से I/फाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी K/NAB। तो I/फाई ये होती है करंट सेंसिटिविटी, ध्यान रखना है। चलिए, तो ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये टर्मिनल यहाँ से करंट आता है और यहाँ से करंट आउट हो जाता है। यहाँ पे क्या है भाई, ये कॉनकेव पोल है। कैसे पोल है? ये कॉनकेव पोल है। कॉनकेव पोल क्या करते हैं, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। रेडियल मैग्नेटिक मतलब गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, कॉइल पे लगता है मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप अच्छे से जो है इनको नोट कर लेंगे। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो, गैल्वेनोमीटर में क्या है, बहुत ज्यादा करंट नहीं जा सकता, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस वायर, जिसको हम शंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंट। हम इस शंट को यूज करते हैं, शंट के रेजिस्टेंस को हम कैपिटल S बोलते हैं। ठीक, तो शंट कैसा है, एक लो रेजिस्टेंस वायर है। तो होता क्या है कि यहाँ पे हम इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा करंट IG जाता है गैल्वेनोमीटर में, बाकी का बचा हुआ करंट I-IG जाता है शंट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बात करें शंट की रेजिस्टेंस कितनी होना चाहिए, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो, ये दोनों ही पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो पैरेलल में क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। तो फॉर्मूला होता है करंट इन गैल्वेनोमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस, करंट इन शंट इनटू शंट की रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम S की वैल्यू निकालते हैं, तो ये जो है हमारे पास आ जाती है IG इंटू कैपिटल G अपॉन I-IG। तो अगर आप इतनी रेजिस्टेंस का शंट यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो मतलब आप इतने रेजिस्टेंस का वायर यूज करके आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होता है कि क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस वेरी हाई होती है, तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप एक हाई रेजिस्टेंस वायर सीरीज में लगा देते हैं। तो क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस है ओवरऑल सर्किट की बढ़ जाती है, तो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर ज्यादा करंट नहीं आ पाता। अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है इसमें, तो क्या होगा भाई, देखो, इसकी करंट इंटू इसके रेजिस्टेंस, इसके अंदर करंट इंटू इसके रेजिस्टेंस, तो भाई दोनों के अंदर सेम करंट फ्लो होगा, है ना, क्योंकि सीरीज में। तो IG इंटू कैपिटल G प्लस IG इंटू R, यहां से आप कैपिटल R की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि भाई इतनी रेजिस्टेंस आप यूज करेंगे सीरीज में तो आप इसको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक हो गए विद फॉर्मूला। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसके नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना है। कमेंट सेक्शन जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में। थैंक यू गाइस।